साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। एमपीपीएससी मेंस की गणित की श्रृंखला में हम एक सीरीज़ में एक कड़ी और जोड़ने जा रहे हैं, जिसमें बात करेंगे हम मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, और यहाँ से प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना है। और इसमें हम लोग आज जोड़ेंगे एक और टॉपिक, जिसका नाम है, आपने पिछली क्लास में त्रिभुज पढ़ा था, ट्राइंगल पढ़ा था, बेसिक अवधारणा पढ़ ली थी। मेंसुरेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया कि होता क्या है, कैसे हम इसको पढ़ते हैं, क्या इसको पढ़ने का सही प्लान होना चाहिए, वो हमने सब चर्चा इसमें कर ली है। अब हम उसके आगे की थोड़ी सी कहानी पे जो है वो आपसे बात करेंगे, और आज हम बात करेंगे चतुर्भुज और आगे की 2D मेंसुरेशन के अंदर क्या इंपॉर्टेंट और बातें हैं। इसको मैंने बहुत सारे पार्ट में ब्रेक करने का आपसे कहा था, और आपसे मैंने बोला भी था कि इसको हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ज़्यादा बात पहुँचेगी। आज हम बात करेंगे आयत के बारे में। आयत क्या होता है? तो सर, आयत क्या होता है? सबसे पहले तो हम समझते हैं रेक्टेंगल, आयत। तो नेक्स्ट जो आपकी एंटिटी है जिसके बारे में आपको चर्चा करनी है, उसका नाम है आयत। तो आयत एक ऐसी चीज़ है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। बचपन से आप सभी पढ़ते आए हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसका नाम रख देता हूँ ABCD। सपोज कीजिए मैं इसका नाम ABCD अगर रख दूँ, तो आप बोलेंगे कि आमने सामने मतलब AB के सामने की साइड जो होगी वो क्या होगी? CD होगी। या इसको मुझे DC कहना चाहिए। क्यों कहना चाहिए? क्योंकि AB और DC तो आमने सामने की साइड्स बराबर हो गई, और इनका नाम आपने क्या दे दिया? इनका नाम दे दिया आपने लंबाई, लेंथ। तो इसको आप कह देंगे लंबाई। और इसी प्रकार से चौड़ाई वाली मतलब AD और BC। तो आप बोलेंगे कि AD जो है वो किसके बराबर होगी? BC के बराबर होगी, जिसको आपने क्या नाम दिया? ब्रेड्थ, या आप कहेंगे इसको चौड़ाई। तो पहली बात तो आपको पता चली कि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जो एंगल दिख रहे हैं आपको, जो कोण नजर आ रहे हैं, ये एंगल्स आपके कितने डिग्री के होने चाहिए? 90 डिग्री के सारे एंगल। तो आप बोलेंगे पॉइंट नंबर अगला है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। और इन सभी एंगल्स का जो मेजरमेंट होगा, जो कोण का मेजरमेंट अगर आप नापेंगे, हर एक कोण 90 डिग्री का होगा। अगर मैं चारों कोणों को आपस में जोड़ूं तो आपको पता चलेगा कि कोण A प्लस कोण B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, ये एंगल का साइन होता है। ये तीनों चारों मिला के कितने होंगे? 360 डिग्री के होते हैं सभी अंतः कोणों का योग। सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज जो है वो कितना होता है? 360 डिग्री। उसके बाद सर विकर्ण क्या होता है? डायगोनल क्या होता है? जैसे अगर मैं इस शीर्ष से इस शीर्ष को, इसको शीर्ष बोलते हैं, वर्टेक्स, कोने को हमेशा शीर्ष बोला जाता है। अगर मैं इसको इससे मिलाऊं तो एक विकर्ण बन रहा है, डायगोनल बन रहा है, और इसको इससे मिलाऊं तो दूसरा डायगोनल बन रहा है। तो पहला डायगोनल AC, दूसरा डायगोनल BD। तो आयत के जो विकर्ण होते हैं ना, वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो AC इज इक्वल टू क्या होता है? BD होता है। फिर आयत का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया जो होता है, वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, जो बचपन से हर बच्चे को मालूम है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और इसका जो परिमाप होता है, पेरीमीटर, मैं आपको समझा चुका हूँ। परिमाप मतलब होता है बाउंड्री। अगर आप इसको पेरीमीटर की लंबाई निकालना चाहते हैं, परिमाप निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से घूमने जाइए यहाँ तक तो L चलोगे, यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो चौड़ाई चलोगे, यहाँ से यहाँ तक जाओगे लंबाई चलोगे, और यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई। तो लंबाई इसकी 2 बार चलोगे और चौड़ाई भी 2 बार चलोगे, तो 2 आ जाएगा कॉमन, और ब्रैकेट में आ जाएगा सर लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? L प्लस B। तो यही होता है आपके आयत का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ये आपने पेरीमीटर निकाल लिया, या आपने एरिया निकाल लिया, ये आपने सारी बेसिक जानकारी जो है प्राप्त कर ली। क्योंकि अभी MPPSC की बात हो रही है, तो PSC ओरिएंटेड जो है वो इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए पर्याप्त है। और फिर कुछ आवश्यकता पड़ेगी तो हम चर्चा करें। आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, और हर एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का होता है। इसी को आप कहते हैं आयत। डेफिनेशन 2 मार्कर में कभी आपसे पूछ ली जाए तो आपको बताना है, ये प्रॉपर्टीज बता देना। एक ऐसी 4 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति, कैसी है? 4 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति, अ क्लोज्ड ऑब्जेक्ट मेड अप विद 4 साइड्स, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर और प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का होता है, इन विच ऑल इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री एंड जो जो एंड पैरेलल साइड्स आर इक्वल, एंड पैरेलल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगल। तो ये आपके आयत की परिभाषा हो सकती है। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है। आप बोल सकते हैं इसके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, इट इज हैविंग 2 डायगोनल्स इक्वल। ये सब बेसिक बातें आपको मैंने बता दी। अब समझते हैं आयत के बारे में और क्या इंपॉर्टेंट बात हो। अब एक सवाल आया, जैसे मान लीजिए परीक्षा में आपसे एक सवाल पूछ सकता है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी है। यदि इस मैदान के चारों ओर तार फेंस करवाने का खर्च 10 रुपये पर मीटर है, तो कुल खर्च ज्ञात कीजिए। मेंसुरेशन में अब आपको तार फेंस करानी है। सबसे पहले सर मान लीजिए अगर ये 7 मार्कर का क्वेश्चन है या 10 मार्कर का क्वेश्चन है, तो आपको एक सुंदर सा प्यारा सा एक चित्र बना देना है। सबसे पहले तो आप बनाएंगे एक आयताकार। ये मैंने एक आयत बना दिया सर, इसका नाम रख दिया भाई हमने, क्या रख दिया? ABCD।
अब आप मुझे बताइए कि इस प्लॉट पे आपको क्या करवानी है, इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको दे रखी है, कितनी कितनी दे रखी है, लेंथ 60 और ब्रेड्थ 40। लेंथ ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो आपने बोला कि लेंथ आपको 60 मीटर दे रखी है और जो ब्रेड्थ आपको दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 40 मीटर आपको दे रखी है। लंबाई और चौड़ाई आपको ये दे दी उन्होंने। अब मुझे बताइए यदि इस मैदान के चारों ओर तार फेंस कराना है। अब तार फेंस करानी है तो तार फेंस होगी कहाँ? क्या बीच में तार फेंस होती है क्या? आप भाई किसी आपका आपका कोई खेत है, आपका कोई फील्ड है, तो तार फेंस कहाँ कराओगे? बाउंड्री पे। और बाउंड्री शब्द से, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखना। बाउंड्री शब्द का मतलब होता है परिमाप। बाउंड्री का शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? परिमाप, पेरीमीटर। अगर मैं आपसे बात करूं पेरीमीटर की, तो तार फेंसिंग कहाँ होगी? देखो भाई, यहाँ कराओगे ना तार फेंसिंग ऐसे, तो कहाँ हो रही है तार फेंसिंग? परिमाप पे, पेरीमीटर पे। तो आपको एक बात समझ में आई कि मुझे ये जो सॉल्व करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसमें मुझे ये देखना पड़ेगा ना कितना लंबा तार बाजार से खरीद के लाना पड़ेगा। जितना लंबा तार बाजार से मैं खरीद के लाऊंगा, 1 मीटर तार की जो रेट है वो कितनी है? 10 रुपये। 2 मीटर लाऊंगा तो 20 रुपये, 3 मीटर लाऊंगा तो 30 रुपये, और 100 मीटर लाऊंगा तो 1000 रुपये। तो सबसे पहले आप क्या निकालें कि कितना लंबा तार लेके आना है, मतलब कितनी बाउंड्री चाहिए, और तार कहाँ लग रहा है? परिमाप पे। इसलिए आप आयत का क्या निकालेंगे? परिमाप, पेरीमीटर। तो अब मान लीजिए मुझे इस क्वेश्चन को लिखना होता, ये सवाल बड़ा है, तो हमें प्रश्नानुसार एज पर दी क्वेश्चन आप लिखते हैं इसको कि आयत की जो लंबाई है, प्लॉट की लंबाई, सबसे पहले आप क्या बोलते हैं कि प्लॉट की लंबाई बराबर, प्लॉट की लंबाई बराबर कितनी है? 60 मीटर। इसी प्रकार आप मी मत लिखिएगा, ये मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 60 मीटर्स एंड चौड़ाई ब्रेड्थ इज इक्वल टू कितना है? 40 मीटर्स, 40 मीटर। अब आप बोलते हैं उसके बाद, क्या बोलते हैं? मैदान के चारों ओर तार फेंस करवाने का खर्च, और प्रति मीटर तार फेंस का खर्च जो जो दिया है वो लिख लीजिए आप। प्रति मीटर फेंस का जो खर्च है, एक्सपेंडिचर ऑफ फेंस पर मीटर इज कितना है? प्रति मीटर फेंस का खर्च बराबर कितना है? 10 रुपये। अब आपसे बोलता है कि हम जानते हैं कि आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर कितना होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 ब्रैकेट में लंबाई, लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब क्या करते हैं आप? मान रखने पर, सब्स्टिट्यूटिंग दी वैल्यू, मान रखने पर, तो 2 ब्रैकेट में 60 प्लस 40। अब आप बोलते हैं 100 इंटू 2 कितना हो गया जनाब? 200 मीटर्स। तो आपको पता लगा कि सर बाउंड्री पे तार लगवाना है तो 200 मीटर लंबा तार मुझे बाजार से लेकर आना पड़ेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। इसीलिए मैं आपको जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा एकदम क्लियर होगा। अब आपको बोलेंगे कि तार लगवाने का खर्च, तार का खर्च बराबर, कहाँ लग रहा है तार? 200 मीटर, 200 इंटू कितना आ रहा है? 10। अब ये रुपए में आएगा क्योंकि खर्च कितना हो रहा है? रुपए में। तो आप मुझे बताएंगे कि 2000 रुपये खर्च हो गए। लास्ट में एक लाइन लिखना जरूरी है, अतः तार फेंसिंग करवाने का खर्च 2000 रुपये प्राप्त हुआ। यही अभी उत्तर होगा। हेंस द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द वायर, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ फेंसिंग द वायर इज 2000 रुपीज। दैट इज द डिजायर्ड आंसर। इतना लिख के आ जाइए, इसको बॉक्स में मार्क करिए, आपको पूरे में से पूरे नंबर। ठीक बात। डायग्राम के मार्क्स हो गए आपके, आपके फॉर्मूले के नंबर हो गए। हमेशा आपको फॉर्मूला बॉक्स के अंदर मार्क करके आना है, मैं आपको ये बात हमेशा समझा चुका हूँ। आपको मीटर है तो मीटर, रुपए है तो रुपए, ये सब आपको लिख के आना है। यूनिट्स आपको हमेशा पूरी लगानी है, यूनिट, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप इतना करके आ जाएंगे, मीटर, यूनिट, ये सब चीज़ें, तो आपको पूरे मार्क्स। बहुत सुंदर प्रश्न, 7 मार्कर और 10 मार्कर, ये सवाल आराम से डिजर्व करता है। ठीक है ना? तो आपको मेंसुरेशन में 45 में से 45 नंबर की जिम्मेदारी है हमारी, और उसी प्रयास में हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है आपको। इस मैदान के बीचों बीच लंबाई के अनुदिश 10 मीटर चौड़ा रास्ता है। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपसे परीक्षा में ऐसे सवालों की पूछने की पूरी पूरी संभावना है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिले। क्या कह रहा है वो कि एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। मैदान के बीचों बीच क्या है? लंबाई के अनुदेश इतना चौड़ा रास्ता है। कई लोगों को तो एक क्वेश्चन ही समझ ना आया हो सकता है, तो ज़रा हम आपके लिए क्वेश्चन आसान करने की कोशिश करते हैं। एक डायग्राम उठाते हैं, एक ऑब्जेक्ट उठाते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर आपको समझा पाएंगे बात को। चलो भाई, ये एक आयत है, मान लीजिए, सपोज करिए ये एक रेक्टेंगल मैंने आपके सामने बना दिया। अब इस रेक्टेंगल में वो क्या कह रहा है आपसे, पहले तो पूछिए। सबसे पहले आपको कोई भी ऑब्जेक्ट देता है तो उसका नाम रखें। मैंने इसका नाम रख दिया ABCD। ठीक है, ABCD हमने इसका नाम रख दिया। लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 80 मीटर और 60 मीटर। एक स्मार्टनेस और मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप चित्र बना देते हैं तो कहने के लिए कुछ ज़्यादा बचता नहीं है।
इसका मतलब चित्र खुद एक्सप्लेन कर देता है कि भैया जो एग्जामिनर है या जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वो आपसे ये पूछ रहा है, ये देखो आप डायग्राम देखो। डायग्राम बनाने का पर्पस क्या है? इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट में यहाँ पर रिप्रेजेंट करना। यदि मैदान के बीचों बीच लंबाई के अनुदेश 10 मीटर चौड़ा रास्ता है। अब रास्ता कैसा है? लंबाई के साथ, और कहाँ है? बीच में है। मतलब एकदम सेंटर में एक रास्ता है इस खेत में से गुजरने का। जो रास्ता, ये जो रास्ता मैंने पिंक से मार्क किया है, ये रास्ता कितना मीटर चौड़ा है? 10 मीटर चौड़ा है। और काय के साथ है? लंबाई के साथ, लेंथ के साथ चलते चले जाओ। ये लेंथ है इसकी, तो लंबाई के साथ चलते चले जाइए, चलते चले जाइए। कहाँ चलते चले जाइए? इस रास्ते पर। ये जो रास्ता मैंने आपके लिए बनाया है, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, या सवाल क्या कहना चाह रहा है? दोनों एक ही बात कहना चाह रहे हैं, तो दोनों में से एक की भी बात समझ गए तो आप समझ जाए। ये रास्ता है, ये पूरा रास्ता लंबाई के अनुदेश 10 मीटर जो वाइड एक पाथ है, और यदि इस पर फर्श करवाने का खर्च 50 रुपए प्रति मीटर है। मतलब अब मुझे क्या करना है? रास्ता पक्का करना है, ताकि इस पे मुझे क्या करानी है? फ्लोरिंग करानी है थोड़ी सी। तो इस रास्ते पे अगर मैं एक वर्ग, अब फ्लोरिंग, फर्श कहाँ होता है? फर्श इधर कोने पे थोड़ी होगा, फर्श कहाँ होगा? क्षेत्रफल में होगा, एरिया में होगा। तो इसीलिए आप देखें कि खर्च जो है वो कितना है? प्रति वर्ग मीटर आएगा। यहाँ पर एक शब्द छूट गया है, 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। तो कुल खर्चा ज्ञात कीजिए। मतलब रास्ते पे कुल खर्चा कितना आएगा ये आपको बताना है। 1 स्क्वायर मीटर में आप खर्च करोगे तो 50 रुपए लगेंगे, तो 2 स्क्वायर मीटर में कितने लगेंगे? 100। 4 स्क्वायर मीटर में कितने लगेंगे? 200। इस तरह से तो आपको रास्ते का क्या निकालना पड़ेगा? एरिया निकालना पड़ेगा। मतलब अगेन मेंसुरेशन का सवाल। तो रास्ते का क्षेत्रफल, पिछला वीडियो नहीं देखा जिन्होंने, वो जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है 50 रुपए के हिसाब से। तो कुल खर्चा ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, 7 या 10 मार्कर में से कहीं भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले आप चित्र बनाते एग्जाम में, फिर क्या लिखते हैं आप? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार एज पर द क्वेश्चन आप लिखते, या गिवन दिया है जो लंबाई है आपको पूरा लिखते हैं आप। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रास्ते की लंबाई आपको दी जाती है कितनी? 60 मीटर, तो आप 60 मीटर लिख देते। चौड़ाई आपको दी जाती है, पूरा लिखना है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है। चौड़ाई आपको दिया है 40 मीटर, वो आप लिख देते। और प्रति वर्ग मीटर जो खर्च आपको दिया है, प्रति वर्ग मीटर पर स्क्वायर मीटर खर्च जो आपको दिया है, वो आपको कितना दिया है? 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर, 50 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। ठीक है। अब आप बोलते कि जो रास्ते का क्षेत्रफल है वो निकालिए आप, रास्ते का क्षेत्रफल। अब मुझे खुद एक बात बताइए कि रास्ता कैसा है? क्या रास्ता आयत नहीं है? इसके आमने सामने की भुजाएं, ये दोनों आपस में बराबर और ये दोनों आपस में बराबर। एक बात मुझे बताइए कि ये लंबाई कितनी होगी, ये जो मैं वाइट से मार्क कर रहा हूँ? आप बोलेंगे सर ये लंबाई उतनी ही है जितनी रास्ते की है। तो रास्ते की है जितनी मैदान की है, तो मैदान भी 80 मीटर लंबा है, तो रास्ता भी 80 मीटर लंबा ही होगा, क्योंकि मैदान के साथ लंबाई के साथ जो है वो रास्ता गया है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सवाल कह रहा है। बीचों बीच लंबाई के अनुदिश, अलोंग द लेंथ, लेंथ के साथ। तो रास्ते का क्षेत्रफल आपको निकालना होता है, तो आप क्या बोलते? लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो आप लिख देते यहाँ पर कि आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। ये आपको सूत्र को जरूर मार्क करना है, इसके नंबर मिलते हैं। ठीक है। अब लेंथ कितना है? 60 इंटू कितना है? 40। तो आप बोलते कितना मीटर लंबा रास्ता है? सॉरी, लंबाई 60 है, पर चौड़ाई इसकी कितनी है? केवल 10 मीटर। रास्ते पे आपको काम करवाना है। 60 इंटू 10 तो कितना हो जाता है? 600 वर्ग मीटर। और जो 600 वर्ग मीटर होता है सर, 600 वर्ग मीटर में आपको खर्चा बताना है कि कितना खर्चा आता है, कितना एक्सपेंडिचर आता। तो आप बोलते हैं कि अभीष्ट खर्च बराबर, हैंस डिजाइड एक्सपेंडिचर बराबर कितना होता है? 600 इंटू 1 वर्ग मीटर पे कितना खर्चा है? 10, कितना रुपए दिख रहा है? 50 रुपए, 50 रुपीज। तो आप बोलते हैं 30,000 रुपीज। अतः, एक लाइन में हमेशा आपको बोलता हूं, अतः रास्ते पर फर्श लगवाने का खर्च कितना रुपए प्राप्त हुआ? 30,000 रुपए प्राप्त हुआ। यही अभीष्ट उत्तर होगा। हेंस द एक्सपेंडिचर ऑफ फ्लोरिंग ऑन द पाथ इज 30,000 रुपीज, विच इज द डिजायर्ड आंसर। कोई दिक्कत? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से नोट कीजिए इस सवाल को। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल 7 और 10 मार्कर में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको आना चाहिए। अब अगला प्रश्न देखिए। एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। इस मैदान के बीचों बीच लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश 10 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस पर घास उगाने का खर्चा आपसे पूछा है।
इस बार रास्ते पे भाई पिछली बार खर्चा ज़्यादा हो गया था खेत में, तो इस बार वो क्या चाह रहे हैं कि ज़रा घास उगा लेते हैं, इस बार फ्लोरिंग करा लेते हैं, उसकी जगह इस बार क्या कर लेते हैं, घास उगा लेते हैं। पहले मैं डायग्रामेटिकली इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपसे कवि कहना क्या चाहता है। तो कवि आपसे ये कहना चाह रहा है, कवि कहता है कि ये है सर हमारा प्लॉट, ठीक है। अब इस प्लॉट में आपको एक बात पता चल गई कि उसकी लंबाई कितनी है, 80 मीटर, 80 मीटर तो इसकी लेंथ है। ये हमने बना दिया 80 मीटर लंबा एक प्लॉट है आपका। हमेशा आपको नॉमेनक्लेचर करने में आपको बोलता हूँ नाम नाम देना है चीज़ों का, ठीक है। इसको बाकी जीवन के रिश्तों की तरह मत कर दीजिएगा कि नाम नहीं देते हैं आप कई बार बहुत सारी चीज़ों के। इसको बेनाम नहीं रखना है, इसको नाम देना है, ठीक है। ये आपने प्लॉट दे दिया। अब क्या हो रहा है, इस मैदान के बीचों बीच लंबाई और चौड़ाई के अनुदेश, मतलब सर इस बार लेंथ के साथ साथ भी रास्ता है, ये बना दिया मैंने लेंथ के साथ रास्ता। लेकिन एक रास्ता और है, जो लोग पिछली बार गुस्सा हो गए थे कि हम इधर से जाएंगे तो हम कैसे जा पाएंगे, तो उनके लिए भी आपने थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, आप सीधा बनाइएगा। दोनों तरफ से रास्ता है, ऐसे चले जाओ या ऐसे चले जाओ। इसका मतलब एक बात समझना, यहाँ एक चौराहा पड़ेगा बीच में, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा बताइए। अगर मैं इसको एकदम एक्यूरेट बनाऊं, एकदम एक्यूरेट, ये ऐसा कुछ दिखना चाहिए, ठीक है। चारों तरफ से मिटा हुआ और ये आपस में कनेक्टेड, ऐसा आपको ये रास्ता दिखना चाहिए, कायदे से दिखना चाहिए। चाहे आप ऐसे चले जाइए, चाहे आप ऐसे चले जाइए, यही होगा। ये एक सीधा रास्ता ये जा रहा है लंबाई वाला, ये चौड़ाई वाला। अब आगे क्या कह रहा है, बीचों बीच कितना मीटर चौड़ा रास्ता है, 10 मीटर। मतलब इधर से भी 10 मीटर का रास्ता है और इधर से भी कितना है, 10 मीटर का रास्ता है। ये आपका डायग्राम क्या होता है ना सर, पूरा काम कर देता है। डायग्राम आपकी सारी बातें कह देता है जो कोई नहीं कह पाता। अब देखना डायग्राम का इंपॉर्टेंस अभी मैं आपको समझाता हूँ। यदि इस पर घास उगाने का खर्च कितना है, 10 रुपए पर स्क्वायर मीटर, तो कुल खर्चा ज्ञात कीजिए। अब भाई साहब मान लीजिए प्रश्न 7 मार्कर में आ गया। 7 मार्कर में आपके पास आधा पेज, आधे पेज में आपको इतनी सारी जानकारी लिखनी है। पहले मैं आपको प्रश्न समझा दूं, प्रश्न क्या कह रहा है। वो आपसे कह रहा है कि ये आपने रास्ता बना दिया, अब इस पर घास उगानी है। तो घास अपन ऐसा करते हैं, घास उगा लेते हैं सबसे पहले आपको समझाने के लिए। थोड़ी सी मान लेते हैं ये घास उग रही है भाई, लाल घास मंगवाई हमने जरा विदेश से, या नहीं मिल रही थी लाल घास तो हमने पैसा दे के रंग रोगन करा लिया उस पर, ऐसा मान लो आप तो, ठीक है। ये लाल घास भाई साहब आपके लिए हमने विशेष रूप से मंगवा दी है। जनाब आप समझ पा रहे हैं हमारी बात को। ये देखो ये उग रही है घास, ठीक है। ये घास जो उग रही है ये कहाँ उग रही है, ये घास इस पूरी स्ट्रिप में उग रही है और इस पूरी स्ट्रिप में उग रही है। अब घास का खर्च कितना है, 10 रुपए प्रति मीटर, नहीं है प्रति मीटर स्क्वायर है, 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि घास क्षेत्रफल में उग रही है, एरिया में उग रही है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखने में हो जाती है कई बार गलती। सर मुझे एक बात बताइए, आपको इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा कि नहीं, इस पूरे का प्लस का, ये जो प्लस जैसा दिख रहा है इसका एरिया निकालना पड़ेगा। और 1 मीटर में 10 रुपए लग रहे हैं, तो 2 मीटर में 20, 3 स्क्वायर मीटर में 30, 4 स्क्वायर मीटर में 40। पर मुद्दा यह है कि इसका एरिया निकलेगा कैसे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसका एरिया निकलेगा कैसे, डिफाइन कैसे करोगे। 7 मार्कर में प्रश्न आ गया या इवन 10 मार्कर में 2 पेज में भी आ गया, तो इसको लिखोगे कैसे, हालत खराब हो जाएगी। तो अब देखो मैं आपको कुछ फंडे बताता हूँ, यहीं पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, कॉन्सेप्ट समझना। मैं आपके लिए पूरा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक बात समझो, अब मैंने कायदे से तो ये रास्ता सीधा जाना चाहिए, ऐसा कायदे से ऐसा जाना चाहिए इस प्रकार से। अब देखो भाई आपको क्या करना है, अगर मैं आपसे कहता हूँ चलो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, आंखें और दिमाग इधर। ABCD आपने इसका नाम दिया था, अब आपको समझ आएगा मैं बार बार आपसे क्यों कह रहा था इसका नाम देना। ABCD इसका नाम दे दिया, अब समझना मैं क्या कह रहा हूँ। PQRS मैंने इसका नाम दिया, ये देखिए PQRS। मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, ये हो गया मेरा PQRS, ठीक है। आपको समझाने के लिए एक और कलर इस्तेमाल करते हैं। एक आपका ये बड़ा वाला दिख रहा है आपको, एक एक एरिया ये दिख रहा है, एक आयत ये पूरा, ठीक है। इसका नाम रख लेते हैं, मान लीजिए EFGH, ठीक है, EFGH। अब एक और चतुर्भुज बस मेरे भाई आपको देखना है बहुत ध्यान से। एक मैं नीले कलर का चतुर्भुज बना रहा हूँ सेंटर में, इसका नाम रख रहा हूं मैं, मान लीजिए WX, Y और Z। अब देखो आप नॉमेनक्लेचर का इंपॉर्टेंस, आपको घास कहाँ उगानी है, घास पूरे क्षेत्रफल में उगानी है। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। यदि मैं इस पट्टी का क्षेत्रफल, इसमें पूरे में घास उग रही है कि नहीं बताइए, आप बोलेंगे सर बिल्कुल उग रही है, ये पूरी घास उग रही है। तो आपको मतलब
इस PQRS आयत में घास उगानी है कि नहीं, तो इसका क्षेत्रफल चाहिए। चाहिए? आप बोलेंगे बिल्कुल चाहिए सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये PQRS में घास उगानी है पूरे में। आपसे मैं पूछूं सर मुझे ये ऊपर से एक पट्टी ऐसा करो, ये वाली भी दो आप, इसमें भी मुझे घास उगानी है, इसको भी दीजिए, इसमें ऊपर से नीचे तक पूरे में घास उग रही है, तो EFGH। तो प्लस आप बोलेंगे सर कि मुझे EFGH में भी घास उगानी है, तो एक घास आपको इधर भी उगानी है, एक घास आपको इधर भी उगानी है। अब लेकिन आप एक टुकड़ा ऐसे रख दोगे और एक टुकड़ा ऐसे रख दोगे, तो ये बीच वाला टुकड़ा 2 बार गिना गया कि नहीं गिना गया बताइए। तो आप बोलेंगे सर ये तो आप 2 बार थोड़ी घास लगाओगे, एक ही बार लगाओगे। लेकिन आपने अगर इन दोनों का एरिया जोड़ दिया तो ये वाला एरिया 2 बार जुड़ गया, तो ज़्यादा पैसा लग जाएगा कि नहीं। तो आपको एक बार का एरिया माइनस करना पड़ेगा। एक बार का एरिया माइनस करना पड़ेगा, तो एक बार का एरिया माइनस करो आप, क्या है WXYZ। तो चतुर्भुज WXYZ का क्षेत्रफल आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब जो एरिया निकल के आएगा वो एकदम परफेक्ट एरिया होगा, ये वाला एरिया भी कवर हो गया, ये वाला एरिया भी कवर हो गया, और ये बीच वाला हमने एक बार माइनस भी कर दिया। तो इसका मतलब अब इतने में घास उगेगी, ये जो भी एरिया होगा, जो भी क्षेत्रफल होगा, इतने में घास उगेगी। और क्या रुपए हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से। तो ये जो काम करते हैं वो नॉमेनक्लेचर आपके इसीलिए इंपॉर्टेंट हो। तो आप इसको जमाते कैसे, सबसे पहले क्या लिखते हैं, बहुत ही उम्दा प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है प्रश्नानुसार। ठीक है, आयताकार मैदान की लंबाई, सब आप चित्र के अनुसार कह सकते थे, या आप ऐसा भी कह सकते हैं आप चित्रानुसार। अब आपने डायग्राम बना दिया है, या आप प्रश्नानुसार, दोनों में से कुछ भी कह लीजिए। प्रश्नानुसार पहले आप पूरा लिख दीजिए, आयताकार मैदान की लंबाई, आयताकार मैदान की लेंथ या लंबाई, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज कितनी है, 80 मीटर है शायद, 80 मीटर्स। ऐसे ही आप उसकी क्या लिख देते, चौड़ाई कितनी लिख देते आप, 60 मीटर्स। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत शानदार सवाल है, आपसे बिल्कुल बनना चाहिए। 80 मीटर और 60 मीटर। अब आप बोलते इकाई की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई 10 मीटर, और जो खर्च है वो कितना है, 10 रुपीज पर स्क्वायर मीटर होता, 10 रुपए पर स्क्वायर मीटर। अब देखिए क्या करते आप, चित्र से सीधा लिखते आप, चित्र से विद द रेफरेंस ऑफ डायग्राम, चित्र आपने बनाया है, चित्र से रास्ते का कुल क्षेत्रफल, टोटल एरिया ऑफ द पाथ, रास्ते का कुल क्षेत्रफल बराबर आयत, देखिए आकृतियां कौन कौन है, ये रेक्टेंगल है ना, PQRS, आयत PQRS का क्षेत्रफल, आयत PQRS का क्षेत्रफल प्लस आयत प्लस रेक्टेंगल प्लस आयत, EFGH का एरिया प्लस रेक्टेंगल EFGH का एरिया। आप थोड़े अच्छे अच्छे अक्षरों में लिखते हैं, प्लस की जगह माइनस। अब देखिए आप बीच में जो आप माइनस कर रहे हो वो स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब उसकी आमने सामने की, क्या चारों ही साइड 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर होती है, तो वर्ग होता है, चारों साइड इक्वल है, स्क्वायर। तो माइनस WXYZ का क्षेत्रफल, माइनस वर्ग WXYZ का एरिया या क्षेत्रफल। अब आप इसकी करते गणना, PQRS का क्षेत्रफल कैसे निकालते सर, PQRS ये पूरी लंबी पट्टी है, तो इसकी लंबाई कितनी है, 80, ये 80 होता है यहाँ से यहाँ तक, इंटू 10। तो आप बोलते 80 इंटू 10, 80 इंटू 10। तो फिर ये वाला कितना होता है, ये चौड़ाई वाला है 60 इंटू 10, और माइनस 10/10 का ये एरिया है, 10/10 का ये वर्ग है, 10/10 का वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, या A स्क्वायर भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अब आप बोलते हैं कि इसको वैल्यू सॉल्व करते तो 800, 600 माइनस 10, 100 कितना आता है, 1500। 1500 क्या आता है, वर्ग मीटर, 1500 स्क्वायर मीटर, 1500 वर्ग मीटर। ठीक है, अब आप सूत्र लिखते सारे चूकी जमा के, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और जो स्क्वायर का एरिया होता है, स्क्वायर ऑफ एरिया इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर। एक साइड 10 है तो इसका स्क्वायर किया है मैंने, इसलिए 10 इंटू 10। ये फॉर्मूला आपने लगाया है, फॉर्मूले के नंबर है मेरे भाई। और आप लिखते कुल खर्च, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 1500, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 1500, टोटल एरिया है, और 10 रुपए के हिसाब से कितने रुपए का बिल बनता आपका, 15,000 रुपए का, 15,000 रुपीज का बिल बनता।
बहुत शानदार प्रश्न, परीक्षा के लिए बिल्कुल पोटेंशियल सवाल है। चित्र बना के आ जाते, अच्छे अच्छे बच्चों से नहीं बनेगा ये प्रश्न, क्योंकि ऐसा सवाल एक्सपेक्टेड है पेपर में, और ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न है। नहीं तो लोग सोचेंगे इसको हम कैसे लिखें एक पेज में। नोमेनक्लेचर का इस्तेमाल आपने किया, चित्र बना के आपने उसको बता दिया कि भाई साहब हम इस रेफरेंस के माध्यम से हम सारी बात कर रहे हैं आपसे, तो इसको आप देखिए। तो डायग्राम में वो समझ जाएगा कि ABCD कहाँ है, PQRS कहाँ है, EFGH कहाँ है, सारी बातें वो आपसे। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप ज़रूर बनाएं। ठीक है ना, आप इसको बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही उम्दा प्रश्न है, ये आपसे बनना चाहिए। ठीक है, ये सवाल या तो 7 मार्कर में या 10 मार्कर में आपको देखने को मिल सकता है। बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है साथियों, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नीचे उसमें वो लाइन लिखना ही है आपको कि अतः कुल खर्चा इतना प्राप्त हुआ, वो सारी कथा मैं आपको सुना चुका हूं। चलिए, एक आयताकार फर्श की लंबाई चौड़ाई दे रखी है, फर्श ढकने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता। ऐसा प्रश्न यदि पेपर में आ गया दोस्तों, तो जमीन पर लेटने के सिवा, जमीन पर लेटने के सिवा कोई काम, कोई ऑप्शन नहीं है उन बच्चों के लिए जो बेचारे बड़ी मुश्किल से गणित पढ़ रहे हैं, और दूसरी बात जिनकी मैथ्स में हाथ बचपन में तंग रही। कोई बहुत ही ज़्यादा जिसका मैथ्स में इंटरेस्ट रहा होगा, उस एस्पिरेंट की बात अलग है। अदरवाइज आप ये मान के चलिए, एक सेकेंड रुकिएगा, मैं ज़रा पानी पी लेता हूँ। अदरवाइज आप ये मान के चलिए कि अच्छे अच्छे विद्यार्थियों की हालत खराब करने वाला ये प्रश्न है। थोड़ा सा एडवांस है क्वेश्चन, लेकिन क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आपके साथ इसको शरीक किया है। जरा देखें, एक आयताकार फर्श की लंबाई चौड़ाई दी है। सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया है आपको, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा और आपके आज के बाद ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा जो बचपन में नहीं हो पाया था, अगर किसी ने ध्यान से पढ़ा था तो। एक आयताकार फर्श की लेंथ और ब्रेड्थ दी है 15 मीटर्स एंड 12 मीटर्स। ठीक है, मतलब इसकी लंबाई आपको कितनी दी है, 15 मीटर, और इसकी जो ब्रेड्थ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 12 मीटर। ठीक है, 15 मीटर बाई 12 मीटर का एक प्लॉट है। फर्श को ढकने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता है। अब आपको क्या करना है, इसको कवर करना है, फर्श को कवर करना है, फ्लोर को कवर करना है। तो कितनी टाइलों की आपको रिक्वायरमेंट है, आपसे पूछ रहे हैं कम से कम टाइल। देखो भाई, एक बात सोचो, अब थोड़ा व्यवहारिक जीवन के बारे में सोचो। टाइल्स खरीद के लानी है आपको, इसकी टाइल्स या फर्श पे लगाओगे, कम टाइल्स लगाओगे कि ज़्यादा, पहले तो ये सोच के देखो। ज़्यादा टाइल्स लगानी होंगी आपको तो ज़्यादा तो इतनी इतनी सी ले आओ, फिर आप इतने इतने से टुकड़े ले आओ और लगाते रहो दिन भर बैठ के। एक लगाया, दो लगाया, तीन लगाए, चार लगाए, पाँच, और हज़ारों लाखों टाइल्स लगवा दीजिए आप, छोटी से छोटी बनवा लाइए। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइल्स तो कितनी लगाई जा सकती हैं, इनफाइनाइट लगाई जा सकती हैं। हज़ारों लाखों टाइल्स लगा दो आप, छोटी 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 लगाते रहो दिन भर बैठ के। बिल्कुल चांदी की, बिल्कुल आराम से एक माइक्रोस्कोप लेके बैठे रहिए और लगाते रहिए टाइल्स अनंत समय तक। काम जल्दी निपटाना है, जल्दी खत्म होना चाहिए मकान का काम, जल्दी खत्म होना चाहिए। तो जल्दी जल्दी काम कब होगा, जब एक बड़ी टाइल हो जो एक ही बार में रखूं तो कवर कर ले एरिया। कायदे से तो मुझे 15 बाई 12 की एक ही टाइल बनवा के और भगवान ऊपर से एकदम क्रेन व्रेन से रखवा देना चाहिए पूरे, पर ऐसा तो होता नहीं है। क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, ये एक आयत है, और टाइल कैसी लगानी है आपको, वर्ग। टाइल कैसी लगानी है, वर्ग। इसमें कुछ कंडीशन हिडन है। वर्ग की सबसे पहली बात, एक बात बताओ कि अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, अगर ये 2 है तो ये 2 भी, ये भी 2 होगा, ये 2 है तो ये 4 है तो ये भी 4 होगा, 6 है तो 6 ही होगा। मतलब ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, एक जैसे शेप की। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो इसमें एक कंडीशन हिडन होती है कि ऐसा नहीं कि टाइल्स काट काट के लगा दो। आप सोचो बड़े चतुर बन के कि एक काम करते हैं सर, एक 12 बाई 12 की वर्गाकार टाइल लेके आते हैं, ये 12 बाई 12 की वर्गाकार स्क्वायर टाइल ये देखो हमने रख दी सर, ये रख दी 12 बाई 12 की एक टाइल सीधी उठा के। अब जो बची है जगह इसका क्या करें, तो बोले इसमें इसको ऐसे करते हैं, काट के लगा देते हैं इसमें एक टाइल, तो 2 टाइल्स में काम हो जाएगा। एक पूरी टाइल लग गई और एक आधी टाइल लग गई काट के। ऐसी नेतागिरी नहीं करना है आपको। क्या पूछा है उसने कि जो स्क्वायर टाइल है वो कट के नहीं लगना चाहिए, इसमें एक हिडन प्रोटोकॉल है इस सवाल का। टाइल जो है वो आपकी पूरी लगना चाहिए, पूरा यूज होना चाहिए उसका। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप धीरे से काट के लगा दो उसको। तो पहली कंडीशन आप ये समझ गए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। दूसरी बात समझो अब, मतलब टाइल एकदम फिट होना चाहिए। अब देखिए, कम टाइल्स लगानी है, कम, दूसरा शब्द समझिए, कम टाइल्स। ज्यादा नहीं लगा सकते, मैंने आपको बताया, ज्यादा तो इन्फानाइट हो जाएंगी। कम टाइल, कम टाइल कब लगेंगी सर, सोचिए। कम टाइल साथियों वो जब लगेंगी जब टाइल का साइज बड़ा होगा। सोच के देखो आप, जितनी बड़ी टाइल होगी उतनी जल्दी काम निपटेगा। अगर मान लो खूब बड़ी टाइल है तो हो सकता है 2 ही टाइल में काम हो जाए, छोटी है तो थोड़ी और ज्यादा लगे। तो जितनी बड़ी टाइल होगी, लेकिन वो टाइल कैसी होनी चाहिए,
लंबाई में भी फिट हो जाए और चौड़ाई में भी, दोनों तरफ फिट हो जाए। अब आप एक चीज सोच के देखो, क्या मैं इसमें 2x2 की टाइल लगा सकता हूँ? आप बोलेंगे सर 2x2 की टाइल लगाओगे तो 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर चौड़ाई में तो फिट हो जाएगी। 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर और 12 मीटर ऐसे लग जाएंगी ना। लेकिन इधर से कैसे फिट होगी? 2 मीटर, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 15, 1 मीटर का गैप बचेगा ना, क्योंकि कितना है 15। मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, 1 सेकंड में हम इसका आंसर दे सकते हैं, पर पीएससी वाले विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? अब समझिए। अब मुझे एक बात बताइए, मतलब ऐसी कोई डायमेंशन ढूंढ के लाइए टाइल्स की जो 12 में भी फिट होती हो और 15 में भी फिट होती हो, जिसका 15 में भी भाग जाता हो और 12 में भी भाग जाता हो। जरा मुझे बताइए तो सही कि 12 और 15 में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग दोनों में एक साथ जाता है? आप बोलेंगे सर 3। 3 से बड़ी कोई संख्या नहीं है। 3 यहाँ से भी कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है दोनों में से? 3। 3 कॉमन आ रहा है। 3 कॉमन आ रहा है, 3 से बड़ा कुछ कॉमन नहीं आ रहा। 6 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। 6 का भाग इधर जा रहा है पर इधर नहीं जा रहा। 9 आ रहा है क्या सर? नहीं आ रहा। तो 3 जो है वो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा मतलब क्या है? हाईएस्ट। और दोनों में क्या है? कॉमन है। और दोनों का क्या है? फैक्टर है। तो क्या आपको ये HCF, जिसका अर्थ हिंदी में होता है महत्तम समापवर्तक, नजर आया कि नहीं आया? इसका मतलब जो टाइल होगी वो कितने बाई कितने की होगी सर? 3x3 की टाइल होगी। क्यों होगी? क्योंकि दोनों का HCF, दोनों का महत्तम समावर्तक 3 है। और महत्तम समावर्तक क्यों लेते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, अब 3x3 की कितनी पंक्तियां बनेंगी? 12 में। एक लाइन बन गई 3x3 की, फिर एक और लाइन बन गई, और एक और लाइन, और 4 लाइन। 3x3 की एक लाइन 3 मीटर, 6 मीटर, 9 मीटर और 12 मीटर इधर कवर हो गया। अब सोचो, 3 मीटर, 6 मीटर, 9 मीटर, 12 मीटर और ये 15, 3, 6, 9, 12 और 15। तो 3-3 मीटर की जो है लेंथ में भी फिट हो गई टाइल्स, और 3-3 मीटर की ब्रेड्थ में भी फिट हो गई। एक लाइन में कितनी टाइल लग रही है? 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ कितनी लगेंगी? 6, 7, 8, 9, 10। कितनी लगेंगी? 11, 12, 13, 14, 15। कितनी लगेंगी? 16, 17, 18, 19 और 20। मैंने बच्चों जैसे आपको एकदम समझा दिया है। अगर किसी को गणित में दिक्कत भी रही होगी तो अब वो भी समझ गया होगा। 20 टाइल्स लगेंगी, ये बात आपको पता है। पेपर में कैसे लिखें भाई? सवाल तो समझ में आ गया, पेपर में कैसे लिखें? आंसर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉन्ग टर्म की यात्रा में, लंबी जर्नी में कॉन्सेप्ट घुसना चाहिए आपके भेजे में, ठीक है? अब अगर ये बात आपके समझ में आ जाती है तो मैं ज़रा इसका सोल्यूशन बता देता हूँ। बिल्कुल उतर गई होगी, मुझे उम्मीद है। दिमाग में उतर गई होगी, दिमाग से नहीं उतरी होगी, दोनों में फ़र्क है। 15 मीटर बाई कितना मीटर? 12 मीटर। ये आपका प्लॉट था, ठीक है? तो अब जरा मुझे बताइए कि क्या क्या लिखते हैं आप प्रश्नानुसार। टाइल्स कहाँ लग रही है? पहले एक और बात बताओ, कहाँ लग रही है? क्षेत्रफल में। तो मेंसुरेशन का प्रश्न है ना, क्षेत्रफल में, एरिया में टाइल लग रही है। तो प्रश्नानुसार मैंने आपको समझाया भी कि जब भी आप क्वेश्चन में डायग्राम बनाए तो डायग्राम के नॉमेनक्लेचर करना मत भूलिए। ABCD मैंने डायग्राम के नॉमेनक्लेचर जो है वो आपके सामने दे दिए हैं। प्रश्नानुसार समझना, जो प्लॉट है, लेंथ ऑफ प्लॉट, अब आप भाषा जमाना सीख चुके हैं। प्लॉट की लंबाई कितनी है? 15 मीटर। और जो ब्रेड्थ है, चौड़ाई जो है वो कितनी है आपको? 12 मीटर। सबसे पहले अब आप निकालेंगे टाइल्स की विमा। टाइल की विमा, विमा मतलब इंग्लिश में होता है डायमेंशन। तो बराबर आप कैसे निकालेंगे? 12 और 15 का क्या निकाला आपने? महत्तम समापवर्तक। हिंदी में महत्तम समापवर्तक। ऐसी कंडीशन में हम क्या निकालते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्यों निकालते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो कैसे निकालते थे सर? 12, 15, बचपन वाली टेक्निक लगानी पड़ेगी। 3 से कितनी बार? 4 बार। और 3 से कितनी बार? 5 बार। फिर 1 से कितनी बार? 4 बार। और 1 से 5 बार। भाग ही नहीं गया तो कितना महत्तम समावर्तक आ गया? 3। या फिर आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि 12 को आप कैसे लिखेंगे? 3 चौके 12 और 3 5 15। कितना कॉमन आ गया? 3 कॉमन आ गया, ठीक है? तो आप बोलेंगे कि अतः हेंस प्रत्येक वर्गाकार टाइल की विमा, प्रत्येक वर्गाकार टाइल की विमा कितनी होगी? 3 मीटर होगी। होगी। अतः टाइलों की संख्या, नंबर ऑफ टाइल्स बराबर, अब आप टाइलों की संख्या कैसे निकालोगे? पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल, प्लॉट का क्षेत्रफल, प्लॉट का क्षेत्रफल बटे कितनी? एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल।
अब प्लॉट का एरिया क्या होगा सर? प्लॉट का एरिया यदि आप निकालेंगे, प्लॉट का क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो कितना होगा? 15 इंटू 12, क्योंकि एक आयत है, और टाइल का क्षेत्रफल कितना होगा? 3/3, क्योंकि वर्ग है। तो 3 से कितनी बार कट रहा है? 5 बार। 3 से कितनी बार कट रहा है? 4 बार। और कितना आंसर आता? 20 टाइल्स। साइड में फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो होता है भुजा का वर्ग। टाइल स्क्वायर शेप्ड है, दोनों फॉर्मूले आपने लिख दिए। और लास्ट में क्या लिखेंगे? अतः इसके लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता है? 20 टाइल्स की आवश्यकता है, यही इसका अभिष्ट उत्तर होगा। हेंस वी नीड 20 टाइल्स फॉर दिस, एंड दिस इज द डिजायर्ड आंसर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही लेवल वाला क्वेश्चन है, आपसे बनना चाहिए, क्योंकि परीक्षा ने आपसे अच्छे प्रश्न पहले पूछे हैं, इसलिए मैंने आपको ये सवाल कराया है। ठीक है, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैं आपको करा रहा हूँ उस पर विश्वास रखें। पिछले 5-6 साल के जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से जो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है वो मैंने आपको कराई हैं। तो साथ ही आज के सेशन में आपने आयत के बारे में पूरी तरह चर्चा कर ली है। इस वीडियो को देख के जाना पेपर में, यहाँ से बाहर आपको आयत से प्रश्न आया तो नहीं मिलेगा। छोटे छोटे इन क्लासेस में मैं आपको सारी जो है वो सेशंस में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा टाइप बाय टाइप। तो मेंसुरेशन का ये सेकंड पार्ट आप तक पहुँच गया होगा, मुझे उम्मीद है। इसको दोस्तों से शेयर करें, सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।